नमस्कार दोस्तों, क्या एक इंडियन रुपी एक यूएस डॉलर के बराबर हो सकता है? अगर हां तो इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर इन दोनों करेंसीज की वैल्यू सेम हो जाए तो? बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है जो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी की वैल्यूज को लेकर चलता है। एक जमाना था जब हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज को लेकर वादे किया करते थे कि हमें वोट दोगे तो हम रुपी की वैल्यू बढ़ा देंगे, हम जब पावर में आएंगे तो 40 रुपए एक डॉलर के बराबर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट रुपी की वैल्यू कमजोर ही होती चली गई, इस हद तक कि आज के दिन 75 रुपीस तक टच करने को हो रहा है एक डॉलर। यह बात सिर्फ पिछले कुछ सालों की नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार रुपी की वैल्यू कमजोर ही होती रही है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या होगा अगर एक रुपी एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। दो करेंसीज के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मेनली तीन तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब है कि सरकार कंट्रोल करती है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेसिस पर अपने आप करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलता रहता है। एग्जैक्टली ये कैसे बदलता है एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आप और मैं दो अलग अलग आइलैंड्स पर अकेले रहते हैं। हम अपने आइलैंड्स पर अपनी अलग अलग चीजें उगाते हैं। आप अपने आइलैंड पर टमाटर उगाते हो, मैं अपने आइलैंड पर प्याज उगाता हूं। हम दोनों अपनी करेंसी क्रिएट करते हैं। आप अपनी करेंसी बनाते हो टमाटर कॉइन। आप अपने 100 कॉइन्स बनाते हो तो आपके पास 100 टमाटर कॉइन्स है। मैं अपनी करेंसी बनाता हूं जिसका नाम मैं देता हूं प्याज कॉइन। मेरे पास 100 प्याज कॉइन्स है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी करेंसीज के बीच में कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट 1:1 का रहेगा, तो 100 टमाटर कॉइन शुड बी इक्वल टू 100 प्याज कॉइन। अब कुछ महीने गुजरते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हो और अगले साल 100 की जगह 200 टमाटर उगा लेते हो। लेकिन मैं मेहनत नहीं करता और मैं सिर्फ 100 प्याज ही उगा पाता हूं। अब अचानक से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि आपके पास 100 टमाटर कॉइन्स ही अवेलेबल है। सिक्के तो बड़े नहीं है, तो आपके लिए एक सिक्के की वैल्यू अब 2 टमाटर की हो गई। अगर आप मुझसे एक्सचेंज करना चाहेंगे तो अब एक टमाटर कॉइन की वैल्यू 2 प्याज कॉइन के बराबर हो गई है। समझ रहे हो ना कैसे काम करता है? मान लो आपने 100 की जगह 1000 टमाटर उगाए एक साथ और आपने इनफैक्ट टमाटरों से पिज्जा बनाना भी सीख लिया। अब कोई तीसरा आदमी आता है, हम दोनों के आइलैंड्स के पास से गुजरता है और वो देखता है कि एक आइलैंड पर सिर्फ प्याज मिलते हैं और एक आइलैंड पर पूरा का पूरा पिज्जा मिल जाता है। तो वो ऑब्वियसली आपके आइलैंड पर रुकना प्रेफर करेगा और पिज्जा खाना प्रेफर करेगा। और आप उसे कहते हो अगर आपको मेरा पिज्जा खरीदना है तो ये मेरी करेंसी में ही खरीदा जा सकता है। तो वो आपके टमाटर कॉइन्स पहले खरीदेगा जिससे वो आपका पिज्जा खरीद पाए। अगर वो आपके टमाटर कॉइन खरीदेगा मेरे प्याज कॉइन्स खरीदने की जगह, तो उससे टमाटर कॉइन्स की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अगली बार सोचेगा कि अच्छा, मैं दोबारा से जब पिज्जा खाने आऊंगा तो मुझे और टमाटर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले से ही कुछ टमाटर कॉइन खरीद के अपने पास रख लेता हूं। वो जाकर किसी चौथे इंसान को बताएगा कि देखो इस आइलैंड पर पिज्जा मिलता है, टमाटर कॉइन्स में मिलता है। तो वो चौथा आदमी भी चाहेगा कि अच्छा, मैं भी ये करना चाहूंगा, तो मैं भी कुछ टमाटर कॉइन्स खरीद के रख लेता हूं। तो हर कोई खरीदना चाहेगा, डिमांड बढ़ेगी टमाटर कॉइन्स की, इसी से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसा किसी भी और चीज के साथ होता है मार्केट में। तो इस तरह से दोस्तों सप्लाई डिमांड के ऊपर नीचे होने से करेंसीज की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। आज के दिन हर कोई यूएस डॉलर को खरीदना चाहता है, इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। ये वन ऑफ द मेनी रीजंस है। और भी रीजंस होते हैं सप्लाई डिमांड के ऊपर नीचे होने के। तीसरे टाइप का एक्सचेंज रेट है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, कहती हैं कि ठीक है, हम मार्केट के सप्लाई डिमांड के बेसिस पर हमारी करेंसी की वैल्यू को चेंज होते रहने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक। हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि करेंसी की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर सकती 5-10% से ज्यादा। तो इस चीज को मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियलिटी में ढेरों रीजंस हैं कि ये करेंसी की वैल्यू क्यों ऊपर नीचे हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, जो एक देश का जीडीपी है वो कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है एक देश में, एक देश किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक देश का एक्सपोर्ट कितना अच्छा है, इंपोर्ट कैसा है, इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर। इंटरेस्टिंग चीज ये जानने वाली है दोस्तों कि ज्यादातर देशों में 1970 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था। इंडिया में भी जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 एक्चुअली में 1 रुपी के बराबर था।
सही सुना आपने। तब एक ऐसा टाइम था जब सही में डॉलर और रुपी की वैल्यू इक्वल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद क्यों रुपी इतना डी वैल्यू हो गया? 1950s के अराउंड सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया देश की डेवलपमेंट पर, लेकिन इतना ज्यादा पैसा कमाया नहीं, तो सरकार ने बहुत से लोन्स भी लिए बाकी देशों से। अब ज्यादा पैसा था नहीं सरकार के पास उन लोन्स को वापस चुकाने के लिए, तो सरकार ने रुपी को डी वैल्यू कर दिया। अब ये कैसे काम करता है? मान लो मैं आपसे 100 रुपए का लोन लेता हूं और सारा खर्च कर डालता हूं, मेरे पास सिर्फ 25 रुपए बचते हैं। अब मैं वापस लोन को कैसे चुकाऊं? मेरे पास तो 100 रुपए हैं ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं रुपी को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं रुपी की वैल्यू कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मैं इंडियन सरकार। तो मैं क्या करता हूं, मैं और ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देता हूं। मैं और पैसा प्रिंट करूंगा तो पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, और पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू नीचे गिरेगी। मैं इस लेवल तक पैसा प्रिंट करता हूं कि जो पहले 1 रुपए की वैल्यू थी वो अब के 10 रुपए की वैल्यू हो गई है। इस हद तक डीवैल्यूएशन हो गई है। तो जो मेरे पास 25 रुपए हैं वो एक्चुअली में अचानक से 250 रुपीज बन गए। तो उन 250 रुपीज में से मैं आपको 100 रुपए लौटा देता हूं और कहता हूं ये आ गया, ये लो अपना लोन वापस। इसी तरह से काम करती है करेंसी की डीवैल्यूएशन। उसके बाद 1960s 1970s तक आते आते ढेरों जंग हुई, कहीं पर इंडो पाकिस्तान वॉर तो कहीं पर इंडो चाइना वॉर। फिर से देश को भारी नुकसान सहना पड़ा, बाकी कंट्री से लोन लेना पड़ा। देश को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आती देश में? जब उन्हें कुछ दिखता कि देश में कुछ चीजें सस्ती मिलती हैं, इसलिए हम इस देश में आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसी रीजन से सरकार ने फिर से एक्सचेंज रेट बदलकर $1 इक्वल टू 7 रुपीज के आसपास तक कर दी। बात यह है दोस्तों कि जब सरकार खुद से करेंसी की वैल्यू कम करती है अपनी मन मर्जी से, सप्लाई बढ़ाकर, इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। और जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, इसे डिप्रीसिएशन कहते हैं। अक्सर लोग डिप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन को कंफ्यूज कर देते हैं, इनके दो अलग अलग मतलब होते हैं, हालांकि इनका जो कंक्लूजन है वो सेम होता है। 1973 में एक बड़ी ऑयल क्राइसिस आई दुनिया में, जिसकी वजह से जो ऑयल इंपोर्ट करता था इंडिया बाकी देशों से, वो महंगा पड़ गया। इसकी वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू और नीचे गिर गई। इसके बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर जो कॉन्फिडेंस था फॉरेनर्स का वो और नीचे गिर गया। तो इसीलिए 1990 तक आते आते $1 17.5 रुपीस के बराबर हो गया था। और इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा इंडियन इकोनॉमी को 1991 में। बहुत भारी फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला। देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई और 1994 तक रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया गया, जिसके बाद जो भी डिमांड और सप्लाई के चेंजेस होते थे मार्केट में, उससे रुपी की वैल्यू बदलती थी। बदलती तो क्या थी, रुपी डी वैल्यू ही होता रहा था तब से। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने बस आपको मेन रीजंस बताए हैं। इसके अलावा ये भी फैक्टर्स होते हैं कि यूएस डॉलर क्यों स्ट्रांग होता गया, बाकी करेंसीज दुनिया में कैसे बदल रही थी। ये सब रिलेटिव होता है कि एक करेंसी दूसरे के कंपैरिजन में कितनी कम हो रही है। जब यहां पर मैं कह रहा हूं कि रुपी की वैल्यू नीचे जा रही है, तो वहां पर यूएस डॉलर की वैल्यू भी ऊपर जा रही है, तो उसके भी अपने अलग रीजंस हैं उसके पीछे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या होता अगर आज के दिन भी 1 रुपी $1 के बराबर होता। हो नहीं सकता, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? सबसे पहली चीज, आपके लिए फॉरेन में वेकेशन बनाना बड़ा आसान हो जाता। जब भी आप यूरोप या यूएसए में छुट्टी मनाने जाते तो इतने पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते। लाखों की जगह यहां पर हजारों में ही आपका बिल आ जाता। बड़े अच्छे से लग्जरियस वेकेशंस मना सकते आप। जो लग्जरी सामान आप बाहर से खरीदते हैं, जैसे आईफोन है, आईफोन का प्राइस सिर्फ 600 रुपए पड़ता। इतना सस्ता पड़ता है आपको आईफोन खरीदना। और इंपोर्ट प्राइसेस भी बड़े सस्ते पड़ते हैं। देश को पेट्रोल खरीदना बड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप बाहर कहीं पढ़ने जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, वो भी बड़ा सस्ता पड़ता। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि अगर 1 रुपी $1 के बराबर हो जाए तो वाह, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, सब चीजें कितनी सस्ती मिलेंगी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी का शॉक देना चाहूंगा यहां पर। अगर एक्चुअली में 1 रुपी $1 के बराबर हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब यह भी होगा कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी ही नहीं, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। क्योंकि जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिलता है इंडिया में। इंडिया में लोगों को एम्प्लॉय करना काफी सस्ता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को एम्प्लॉय करना। लेकिन अगर वो कंपनीज देखेंगी कि
हमें यहाँ पर अपने अमेरिकन इंसान को एम्प्लॉय करने के लिए $35,000 पर ईयर की सैलरी देनी पड़ रही है, और अगर हम इंडिया में किसी को एम्प्लॉय करना चाहते हैं तो सेम सैलरी उन्हें भी देनी पड़ेगी। तो क्या फायदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का? हम अपने देश में ही एम्प्लॉयज को रख लेते हैं या फिर किसी और ऐसे देश में जाते हैं जहां पर एक्चुअली में सस्ता हो लेबर को एम्प्लॉय करना। इंडिया में तकरीबन 60% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर 27% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडियंस को। और सर्विस सेक्टर है क्या? मेनली आईटी सेक्टर से ही ये बनता है। जो बाहर की कंपनीज ने आकर इंडिया में ऑफिसेस खोल रखे हैं, कॉल सेंटर सेटअप कर रखे हैं, और बाकी आईटी सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। अब इन कंपनीज के लिए इन चीजों को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ेगा। अगर $1 1 रुपये के बराबर होगा तो इंडियन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी इनके लिए, तो ये अपने ऑफिस से शट डाउन कर देंगी और ये देश छोड़कर चली जाएंगी। जितने भी लोग ये आईटी के सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, ये सब अचानक से अनएम्प्लॉयड बन जाएंगे। इससे एक भारी स्केल पर देश में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी और देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 की दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में भी, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। कई अमेरिकन कंपनीज डूब गई थी उस टाइम पर, तो उनके डूबने की वजह से इंडिया में जो उनके ऑफिसेस खुले थे आईटी सेक्टर्स में, उन्हें भी बंद कराना पड़ा था, और इंडिया में आईटी सेक्टर ने बहुत सफर किया था। इस सिचुएशन को देखकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है यहां पर कि क्या देश में रुपये को और स्ट्रांग बनाना देश के लिए बेनिफिशियल भी है, या फिर अगर हम रुपये को और कमजोर बनाते गए उससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा देश के लोगों को? क्या बेनिफिशियल है देश के लिए, एक स्ट्रांग रुपये या फिर एक वीक रुपये? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आमतौर पे क्या होता है, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो अपनी करेंसी को वीक रखना प्रेफर करती हैं। मतलब जो कंट्रीज बहुत ज्यादा सामान अपने देश से दूसरे देशों को भेज रही हैं, जो कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गई, चाइना मैन्युफैक्चर बहुत करती है चीजों को, चाइना प्रेफर करेगी कि वीक करेंसी हो मेरी, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज उसका सामान खरीद रही हैं उन्हें सस्ता पड़ता है सामान खरीदना, और अगर उन्हें सस्ता पड़ता है तो वो चाइना से ही प्रेफर करेंगी सामान खरीदना। इसलिए चाइना जैसी कंट्रीज के लिए वीक करेंसी एक अच्छी चीज है। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं वो प्रेफर करेंगी कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो, क्योंकि वो सामान को बाकी कंट्रीज से खरीदने लग रही है। अगर उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उन्हें खरीदना सस्ता पड़ेगा बाकी कंट्रीज से। आज के दिन इंडिया ढेर सारा ऑयल इंपोर्ट करती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। अगर इंडिया की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होती तो इंडिया को काफी सस्ता पड़ता है इस ऑयल को इंपोर्ट करना। अब इंडिया की क्या है सिचुएशन? इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या फिर इंपोर्ट ओरिएंटेड है? एक्चुअली में देखा जाए ओवरऑल इंडिया ज्यादातर सामान को इंपोर्ट करता है बाकी देशों से एज कंपेयर टू जितना वो एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। लेकिन इंडिया एक बड़ी यूनिक पोजीशन में है। इंडिया जिन चीजों को एक्सपोर्ट करता है उसी से ही इंडिया की मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी इंप्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपये वीक ही रहे। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपना रुपये और भी कमजोर बना देना चाहिए, ताकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सर्विस सेक्टर में ये और भी ज्यादा बढ़ सके। हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर मिलेगी सर्विस सेक्टर में, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए रुपये को और भी कमजोर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, मतलब इकोनॉमिस्ट दोनों साइड पर है। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इसे और भी कमजोर बना देना चाहिए रुपये को, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं, इसे और कमजोर नहीं बनाना चाहिए, उससे हालत और बिगड़ जाएगी। तो क्या करें फिर, क्या सॉल्यूशंस हैं यहां पर? कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिस पर मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि हमें रूट कॉजेस को एड्रेस करना चाहिए जो इस करेंसी एक्सचेंज रेट के पीछे छुपी हैं। जैसे कि पहली चीज है कि इंडिया को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। ऑयल जैसी चीजों में इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज से, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिससे खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करे, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए, जिससे कि जो गाड़ियां चलने लग रही हैं सड़कों पर वो कम होंगी, पेट्रोल डीजल कम लगेगा उनमें, जिससे कि हमें ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट किया जाए और ब्रॉड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जब एक्सपोर्ट करने की बात आए तो इंडिया सिर्फ अपना आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट कर पाए। जो चीप लेबर इंडिया में मिलता है वही चीज रह जाए इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी और चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जहां पर इंडिया अपना वैल्यू एडिशन कर पाए दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में और कई और चीजें में एक्सपर्टीज बना पाए।
तीसरा, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में जो डेवलपमेंट हो रही है, उसका नेग्लिजिबल कनेक्शन है करेंसी एक्सचेंज रेट के साथ। ये तो कई पॉलिटिशियंस हैं जो नेशनलिज्म के बहाव में आकर ऐसी चीजें कह देते हैं कि हमारा देश ज्यादा स्ट्रांग बनेगा अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग है तो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ देश हैं जिनकी करेंसी काफी स्ट्रांग है और वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई या फिर अमेरिका हो गया। अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जापान जैसी भी कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी बहुत वीक है। आज के दिन आप देखो, जो जापानीज करेंसी है उसे इंडियन रुपी से कंपेयर करो, इंडियन रुपी से भी ज्यादा वीक करेंसी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ जापान एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जापान एक बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया से भी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसकी करेंसी फिर भी वीक है। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। और फाइनली चौथा, काफी ऑब्वियस फैक्ट है लेकिन कई लोग मिस कर जाते हैं कि जो करेंसी की अपने आप में वैल्यू है ना, करेंसी एक्सचेंज रेट पे जो लिखा जाता है वो इतना मैटर नहीं करता, वो तो बदला भी जा सकता है, लेकिन करेंसी की वैल्यू को अपने आप से पास्ट के टाइम से कंपेयर करना चाहिए हमेशा। क्या मतलब है मेरा मतलब यह है कि आज के दिन अगर सरकार कह देती है कि कल से 100 रुपए 1 रुपए बन जाएगा, कल से हम कहते हैं कि जो 100 रुपए की वैल्यू है हम उसे 1 रुपए करके बुलाएंगे, तो कहने के लिए हमारी करेंसी एकदम से स्ट्रांग हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर से भी स्ट्रांग हो गई। लेकिन क्या मायने हुए इसके? इसका मतलब जो लोगों की सैलरी है वो भी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी, जो चीजों के दाम है वो भी प्रोपोर्शनली कम हो जाएंगे। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो नंबर लिखा जाएगा कि आपको कितनी सैलरी दी जाती है वो भी 100 के फैक्टर से कम हो जाएगी, जो चीजों के दाम है वो भी 100 के फैक्टर से कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये करने से। इसीलिए करेंसीज को हमेशा रिलेटिवली देखा जाता है और रियलिटी में बाकी और फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करते हैं करेंसी की ओरिजिनल वैल्यू को, जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी जब मैंने वो आइलैंड का एग्जाम्पल लिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो, और ये भी बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पर ऐसे वीडियोस देखना प्रेफर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।